शायद यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग बात उसका साइज है। सोचो ये यूनिवर्स कितना अनइमेजिनेबल बड़ा है, लेकिन शायद यही चीज सबसे डिसअपॉइंटिंग भी है। सोचो जरा, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप से कोई ऐसी प्लैनेट ढूंढ लें जो अर्थ जैसी हो, जहां इंसान रह सके, तो भी वहां पहुंचने में हमें सदियों लग जाएंगी। असल में हमारे लिए इस गैलेक्सी से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबको पता है कि अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे के सबसे करीब जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि लाइट ईयर्स टाइम का नहीं, डिस्टेंस का यूनिट होता है। मतलब एक लाइट ईयर का मतलब है वो फासला जो लाइट एक साल में तय करती है। लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है, हर सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में लाइट पूरी दुनिया के 7 दफा चक्कर लगा सकती है। अब अगर ये लाइट 1 मिनट चले तो ये 18 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है, और अगर 1 घंटे का एस्टिमेट लगाएं तो करीब 1 अरब किलोमीटर, और एक साल में लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफर तय करती है। इसी फासले को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। सीधे लफ्जों में समझाऊं तो ये बताता है अगर आज लाइट एंड्रोमेडा से निकले तो वो हम तक 25 लाख साल बाद पहुंचेगी। मतलब हम स्पेस के साथ साथ वक्त के पीछे भी देख रहे होते हैं। अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करें वहां तक जाने के लिए, यूजुअल स्पीड होती है एक स्पेस क्राफ्ट की 28,000 किलोमीटर पर हॉवर, तो तब भी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 94.5 बिलियन ईयर्स का समय लग जाएगा। और अगर किसी तरह हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सके तब भी वहां तक पहुंचने में हमें 2.5 मिलियन साल लगेंगे। कभी कभी ये सोचकर अजीब लगता है, मतलब क्या फायदा ऐसे नए प्लैनेट ढूंढने का जब हम कभी वहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक शॉर्टकट होता, एक ऐसा रास्ता जहां से हम मिलियन लाइट ईयर सिर्फ कुछ महीनों में क्रॉस कर लेते, तो फिर ये सब चीजें कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती। और ये शॉर्टकट मेरे दोस्तों कहलाते हैं वर्म होल्स। साल 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, इंटरस्टेलर, जिसमें स्पेस और टाइम के कुछ अजीब और फैसिनेटिंग आइडियाज दिखाए गए थे। उस फिल्म में कॉपर और उसकी टीम अर्थ छोड़कर दूसरे प्लैनेट ढूंढने निकलती है। उनका गोल था ऐसी प्लैनेट ढूंढना जहां इंसान सरवाइव कर सके, और ये लोग अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाते हैं सिर्फ कुछ मिनट में, एक वर्म होल के जरिए। उसमें एक सीन दिखाया जाता है जब कॉपर की टीम सैटर्न के पास से वर्म होल्स में एंटर करती है। फिल्म में बताया गया है कि इस वर्म होल को डिस्कवर किया गया है सैटर्न के ऑर्बिट के पास नासा के जरिए। ये वर्म होल फिल्म की स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्म होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं बल्कि ये रियल साइंस पर बेस्ड है। तो सवाल यह है, वर्म होल असल में होते क्या हैं और क्या हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट असल में कैसे काम करते हैं और इसके अंदर छुपी साइंस क्या कहती है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी तो उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए जिन्हें हम कहते हैं आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आइंस्टाइन ने पहली बार पब्लिकली रिवील किए थे 25 नवंबर 1950 को बेल्डिंग जर्मनी में प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंस को, जब उन्होंने अपने पेपर सबमिट करवाए थे। इन टोटल ये 10 इक्वेशंस होती हैं, 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन इन्हें शॉर्ट में एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए यहाँ मैथ्स में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लो कि ये इक्वेशंस बताती हैं कि मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को कैसे और कितना बेंड करती हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस टाइम को समझने के लिए एक एग्जांपल लो। सोचो एक बड़ा सा मैश है, जब तुम उसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखते हो वो नीचे धंस जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई प्लैनेट या स्टार होता है वो अपने ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम को बेंड करता है। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा कर्व। इनफैक्ट आइंस्टाइन अपनी फील्ड इक्वेशंस को पूरी तरह सोल्व नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला था। सबसे पहला इंसान जिन्होंने इन इक्वेशंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला वो थे कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड 1960 में। उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक सिंगल बॉल ऑफ मास के केस में स्पेस टाइम कितना और कैसे कर्व होता है। उनके सॉल्यूशन ने साइंटिस्ट को एक नई सोच दी, सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से इनफिनिटली डेंस हो जाए तो स्पेस टाइम इतना टाइटली रैप हो जाता है कि वो बाकी यूनिवर्स से अलग हो जाता है। इसी से ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली प्रूव हुआ था। ये बात 100 साल पहले प्रूव हो गई थी। फिर 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक ब्लैक होल का रियल फोटो लिया।
तो बेसिकली ये सोल्यूशन आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस का था, ब्लैक होल्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट को एक और पॉसिबल सोल्यूशन मिला, वर्म होल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही इक्वेशंस के दो सोल्यूशन कैसे? स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी ना, जैसे इक्वेशंस के दो आंसर मिलते हैं, x = 2 और x = 3, दोनों सही होते हैं। तो आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इनके मल्टीपल सोल्यूशन पॉसिबल हैं। वर्म होल उन्हीं में से एक सोल्यूशन है। इस वर्म होल सोल्यूशन का साइंटिफिक नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। ये नाम आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन से आया, जिन्होंने 1935 में मिलकर ये आइडिया दिया था। अब वर्म होल को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट होता है जो स्पेस टाइम को 2 पॉइंट से कनेक्ट करता है। चलो पहले 2 डायमेंशन एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है, उस पर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर मुझे ए से बी तक सबसे छोटा रास्ता लेना हो तो सीधा लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यही 2 डायमेंशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं इस कागज को थोड़ा फोल्ड कर दूं, ए और बी को एक दूसरे के पास आ जाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो, कागज को फोल्ड किया, ए और बी ये कुछ पास आ गए। अगर लिटरली मैं इसके दरमियान पेन से होल्ड कर दूं, ये चेक करें, ठीक है। अब ये कुछ मिलीमीटर का फासला रह गया ए से बी तक, 1 सेकंड में रास्ता। यही 3 डायमेंशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वर्म होल्स भी बिल्कुल यही काम करते हैं हमारे 3 डायमेंशन यूनिवर्स में। हम सोचते हैं कि मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक का डिस्टेंस 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है, लेकिन अगर स्पेस को 4th डायमेंशन में बेंड किया जाए तो हो सकता है एक शॉर्टकट मिल जाए। 4th डायमेंशन को इमेजिन करना मुश्किल है क्योंकि हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल से समझाऊं, वर्ल्ड मैप पर देखो, अगर तुम दिल्ली से न्यूयॉर्क फ्लाई करना चाहो तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा फ्लाइट का? तुम्हें लगेगा कि दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हुआ फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से जाएगी, लेकिन असलियत में ये सबसे छोटा रूट नहीं होगा क्योंकि आप 2 डायमेंशन में सोच रहे हैं। सबसे छोटा रास्ता होगा फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर से जाता हुआ। मैप 2 डायमेंशन में लंबा लगता है लेकिन 3 डायमेंशन रियलिटी में शॉर्टेस्ट है। इसी तरह स्पेस के 3D स्ट्रक्चर को अगर 4D में फोल्ड करें तो एक नया शॉर्टकट मिल सकता है, वर्म होल्स। 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पर एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी, एक एप्पल और उसमें घुसने वाला एक कीड़ा। वो कीड़ा एप्पल के सरफेस पर घूमने के बजाय अंदर से रास्ता बनाता हुआ एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच जाता है, यानी उसने एप्पल के अंदर एक शॉर्टकट ले लिया। इसी आइडिया को व्हीलर ने वर्म होल्स नाम दिया और ये नाम वहीं से इजाद हुआ। और अगर आप इंटरनेट पर वर्म होल सर्च करें तो आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे। बेसिकली वो दिखाते हैं कि कैसे स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना बेंड हो जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कागज फोल्ड किया वैसे ही यूनिवर्स फोल्ड हो जाता है। लेकिन इन सब इल्यूशंस का एक प्रॉब्लम है, हम वर्म होल को 2 डायमेंशन में समझते हैं जबकि असल में ये 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन तक का स्ट्रक्चर होता है। अगर वर्म होल्स असल में एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक स्फेरिकल बॉल जैसे दिखते। एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट भी है जहां आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वर्म होल्स अंदर से कैसे लगेंगे। जैसे ही आप अंदर जाओगे हर चीज कर्व्ड नजर आएगी, पीछे मुड़कर देखोगे तो अर्थ दूर होते हुए दिखेगी, हर साइड सर्कल व्यू में मिलेगा। इसी वजह से इंटरस्टेलर फिल्म में वर्म होल का जो विजुलाइजेशन था वो सबसे रियलिस्टिक माना जाता है। फिलहाल वर्म होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यह आइंस्टाइन के इक्वेशन से निकले हैं, लेकिन इन्हें किसी ने रियल में देखा नहीं। साइंटिस्ट को अब तक नहीं पता कि वर्म होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन अगर वर्म होल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं तो ये टाइम मशीन की तरह भी काम कर सकते हैं। सोचो, अगर आप मिलियंस लाइट ईयर्स सिर्फ कुछ मिनट में ट्रैवल कर लो तो आप लाइट से पहले वहां पहुंच जाओगे, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह के बीच में टाइम का जंप ले रहे हैं। अगर वर्म होल्स असल में एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या इंसान उनके थ्रू ट्रैवल कर सकता है? और अगर हाँ तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल का ओपनिंग बनेगा कैसे। उसके लिए हमें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होगी, और ऐसी ग्रेविटी हमें कहाँ मिल सकती है? अगर आपने कभी स्पेस के मिस्टीरियस के बारे में सुना हो तो आपको एक नाम जरूर याद आएगा, ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट रोजन ने थ्योरी दी थी कि सिर्फ ब्लैक होल्स में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वो ऐसे टनल्स ओपन कर सकें जिन्हें हम वर्म होल्स कहते हैं। सब कुछ ब्लैक होल के अंदर अट्रैक्ट होता है, हर चीज खींच ली जाती है, और इसी पुल के जरिए थ्योरेटिकली एक टनल क्रिएट हो सकता है जो एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट करती है। इसी से अगला सवाल ये उठता है, अगर हम इस टनल के एक साइड से जाएं
तो दूसरी साइड क्या होगा? अगर दोनों साइड ब्लैक होल हुए तो कोई एग्जैक्ट ही नहीं मिलेगा, इंसान उस टनल में जाकर फंस जाएगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो ब्लैक होल के बिल्कुल ऑपोजिट काम करे, कुछ ऐसा जो इक्वली पावरफुल हो लेकिन अट्रैक्शन के बजाय चीजों को रिपील करे और इसी से एग्जैक्ट रास्ता बन सके। यहाँ आता है हमारी स्टोरी में एक नया कॉन्सेप्ट, व्हाइट होल। व्हाइट होल भी आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, बिल्कुल वर्म होल्स और ब्लैक होल्स की तरह। जैसे नाम से लगता है ये ब्लैक होल का ऑपोजिट है। जहां ब्लैक होल में लाइट अंदर जाकर कभी वापस नहीं आती, व्हाइट होल में लाइट अंदर जा ही नहीं सकती, सिर्फ बाहर निकल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट होल बहुत ब्राइट है, सफेद रोशनी से भरा हुआ। सबसे पहली बार व्हाइट होल का टर्म 1964 में रशियन फिजिसिस्ट और कोस्मोलॉजिस्ट इगोर नोविको ने यूज किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक व्हाइट होल असल में एक टाइम रिवर्सल होता है ब्लैक होल का। जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, वो एक बार क्रॉस कर लो तो कुछ वापस नहीं आ सकता। वैसे ही व्हाइट होल का इवेंट होराइजन एक पॉइंट ऑफ नो एडमिशन है, जहां से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ अंदर की चीजें बाहर आ सकती हैं लेकिन कोई चीज वापस नहीं जा सकती। यानी थ्योरेटिकली व्हाइट होल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये बनते कैसे हैं। जब एक मैसिव स्टार अपनी ग्रेविटी के बोझ से गिरता है तो उसका अंजाम होता है एक ब्लैक होल, लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो सवाल यह है कि व्हाइट होल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अब तक ये साइंटिस्ट के बीच में एक डिस्कशन का टॉपिक है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि बिग बैंग हुआ था, जब पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ तब सब कुछ एक गाइंट व्हाइट होल के अंदर से निकला होगा, यानी बिग बैंग खुद एक व्हाइट होल का एक्सप्लोजन था। दूसरी थ्योरी स्टीफन हॉकिंग के आइडिया पर बेस्ड है। उन्होंने कहा था एक ब्लैक होल हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते, वो धीरे धीरे एवोपरेट होते हैं जब उनसे रेडिएशन निकलती रहती है। उन्होंने कहा था ब्लैक होल्स आर नॉट इटर्नल, दे एवोपरेट अवे एट एन इंक्रीजिंग रेट until they vanish in a gigantic explosion। ये सुनिए जरा। Black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion। अब जब एक ब्लैक होल मर जाता है तो उसके अंदर जो मैटर और इंफॉर्मेशन होती है उसका क्या होता है? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एक बेसिक लॉ है, नो हाइडिंग थ्योरम, कि यूनिवर्स में कोई इंफॉर्मेशन कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम से गायब होती है तो वो कहीं और जरूर एग्जिस्ट करती है। तो थ्योरेटिकली अगर एक ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींच रहा है तो जब वो मरकर एवोपरेट करेगा वो मैटर और इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्रोसेस व्हाइट होल के जरिए होते हैं। यानी एक व्हाइट होल तब बनता है जब एक ब्लैक होल मर जाता है, लेकिन अभी तक हमें कोई पक्की सबूत नहीं मिला कि ब्लैक होल्स किस तरह से मरते हैं। दूसरी साइड कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि व्हाइट होल्स के एग्जैक्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ है। ये लोग कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं ये कागज फाड़ दूं इस तरीके से कुछ, इसका एंट्रोपी बढ़ गया, अब इसको बिल्कुल वैसा जोड़ना इम्पॉसिबल है। इसी तरह ब्लैक होल भी यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ाते हैं, वो प्लैनेट स्टार सब कुछ निगल लेते हैं और रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सोचें कि प्रोसेस उल्टा हो रहा है, ब्लैक होल के अंदर चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं और एंट्रोपी कम हो रही है, तो वो इम्पॉसिबल है। इस लॉजिक के मुताबिक व्हाइट होल का होना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि व्हाइट होल हो सकता है और शायद 2006 में एक व्हाइट होल का ऑब्जर्व भी किया गया था। 14 जून 2006 को एक स्पेस सैटेलाइट नील गहरील स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक स्ट्रेंज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कैप्चर किया। साइंटिस्ट ने देखा एक व्हाइट लाइट का एक्सप्लोजन हुआ और फिर वो अचानक गायब हो गया। इस इवेंट का नाम रखा गया GRB 060614। ये एक गामा रे बर्स्ट था। नॉर्मली ऐसे बर्स्ट तब होते हैं जब एक ब्लैक होल किसी बड़े स्टार को स्वेलो करता है, लेकिन इस केस में कोई स्टार का एविडेंस ही नहीं मिला। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि शायद ये एक व्हाइट होल का एक्सप्लोजन था, लेकिन उसके बाद से कई ऐसे इवेंट दोबारा कभी नहीं देखा गया। तो अभी तक व्हाइट होल सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक होल्स भी कभी सिर्फ थ्योरी ही थे और एक दिन उनका एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया। तो कौन जाने फ्यूचर में व्हाइट होल्स भी रियल साबित हो जाए। यही बात वर्म होल्स के लिए भी साबित हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में इनका एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो जाए। लेकिन अगर वर्म होल्स रियल भी हैं, फिर भी साइंटिस्ट को लगता है भी हम इनके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। वर्म होल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज 2015 में मिली थी, जब साइंटिस्ट ने एक मैग्नेटिक वर्म होल्स लिबर्टी में बना लिया। अब तक हम ग्रेविटेशनल वर्म होल्स की बात कर रहे थे,
लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हुआ। साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसमें मैग्नेट के दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ को एक इनविजिबल गैप के थ्रू सेपरेट कर दिया गया। उन्होंने स्पेशल मटेरियल्स का यूज करके एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के एंड से एक एंड अंदर गया और दूसरे एंड से दूसरा एंड बाहर निकला। यानी उन्होंने एक मैग्नेटिक शॉर्टकट बना लिया, एक मिनी वर्म होल। ये विजुअलाइजेशन में कुछ ऐसा दिखता है। लेफ्ट साइड में वो डिवाइस है जिसमें मैग्नेट के पोल्स अलग किए गए हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से एंटर होता है और दूसरी साइड से एग्जिट करता है। जैसे स्पेस में वर्म होल स्पेस टाइम को बैंड करती है, वैसे ये डिवाइस मैग्नेटिक फील्ड को बैंड करती है। इस मैग्नेटिक वर्म होल को बनाने के लिए साइंस ने एक स्पेशल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया, यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, और इसी लिक्विड नाइट्रोजन को बाथ में रखा गया ताकि वो सही तरह से काम कर सके। ये एक छोटी ही सही लेकिन पावरफुल डिस्कवरी थी। आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वर्म होल्स फ्यूचर में प्रूव ही ना हो सके तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइट से तेज ट्रैवल कर नहीं सकते। इसके और भी तरीके हो सकते हैं। थ्योरेटिकली और भी एक सोल्यूशन प्रपोज किया गया है। उनमें से एक अल्कोबेर ड्राइव जो 1994 में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कोबेर ने प्रपोज किया था। उनका आइडिया ये था कि एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट जो लाइट से भी तेज चले, लेकिन वो कैसे चलेगी? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस टाइम अपने आगे और एक्सपेंड करते हुए अपने पीछे। यानी शिप खुद मूव नहीं करेगी बल्कि स्पेस टाइम उसके आसपास मूव करेगा। ये भी एक और सोल्यूशन है आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन का। फ्यूचर में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा थ्योरेटिकल सोल्यूशन प्रैक्टिकली प्रूव होता है। फिलहाल बस इतना कहना काफी है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक एंडलेस पॉसिबिलिटी भी है। आज जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं शायद कल उन्हीं पर हम ट्रैवल कर रहे होंगे। वैसे अगर आपको स्पेस और हिडन सीक्रेट पसंद है तो मेरी एरिया 51 वाली वीडियो मिस मत करना। वहां मैंने बताया है कि दुनिया के सबसे गॉडेड प्लेस इतना सीक्रेट क्यों है और लोग उसके अंदर क्या छुपा हुआ समझते हैं। इधर क्लिक करके देख सकते हैं, शायद उसके बाद आपका यूनिवर्स देखने का नजरिया बदल जाए। शुक्रिया दोस्तों।